बेटा हम क्या समझा रहे थे? वक्रता केंद्र के बारे में हमने बताया था आपको। यानी वक्रता केंद्र क्या होता है? ये वक्रता केंद्र होता है, यानी कांच का खोखला गोला जो होता है, ऐसा कह सकते हैं। यानी कि जो दर्पण जिन खोखले गोलों के भाग होते हैं, उन गोलों के केंद्र को क्या कहते हैं? वक्रता केंद्र कहते हैं। और उन गोलों की जो त्रिज्या होती है, ठीक है, वो दर्पण जिन खोखले गोलों के भाग होते हैं, ऐसा कह सकते हैं, उनकी जो त्रिज्या होती है उसे वक्रता त्रिज्या कहते हैं। ठीक है। इसके बाद जो हमारी हेडिंग आती है वो हमारी आती है, उसे कह सकते हैं वक्रता केंद्र हो गया, वक्रता त्रिज्या हो गई आपकी, और वक्रता केंद्र हो गया, त्रिज्या होगी। मुख्य अक्ष के बारे में बात कर लें तो मुख्य अक्ष क्या होता है? यानी कि दर्पण, ये जो दर्पण है आपका, दर्पण का जो ये ध्रुव है, दर्पण का ध्रुव, और यहाँ पर क्या होगा फिर? वक्रता केंद्र होगा। तो दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र से जाने वाली सीधी रेखा को क्या कहते हैं आप? मुख्य अक्ष कहते हैं। अब हमें जानना है बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है, दर्पण की मुख्य फोकस। क्या जानना है आपको? मुख्य फोकस जानना है। मुख्य फोकस या फोकस बिंदु भी इसे कहते हैं। क्या कहते हैं? मुख्य फोकस या फोकस बिंदु इसे हम कहते हैं। ये हमें जानना है, थोड़ा सा समझना है, बहुत अच्छी तरह आप समझ लेंगे। आई बिलीव इन यू। ये क्या है? ये एक दर्पण है, और इस दर्पण का ध्रुव कहाँ है? यहाँ पर है। और ये क्या है? ये मुख्य अक्ष है। कोई प्रकाश की किरण अगर समांतर आने वाली प्रकाश की किरण जैसे ही इसे टकराती है तो टकराकर जहाँ पर आके मिलती है, इसका मतलब क्या है? क्या कह सकते हैं? हम कह सकते हैं कि प्रकाश की किरण, यानी कि मुख्य अक्ष के समांतर ये किरण आ रही है, समांतर आने वाली किरण दर्पण से परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर जाकर मिलती है उस बिंदु को क्या कहते हैं? फोकस बिंदु कहते हैं। और बेटा इसको हम एफ से दर्शाते हैं। ठीक है, ठीक है। रिपीटेड माई वर्ड्स अगेन। मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरणें परावर्तन के दर्पण से परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर जाकर मिलती हैं उस बिंदु को हम फोकस बिंदु कहते हैं। ठीक है, समझ गए? तो ये फोकस बिंदु हो गया। अब हम बात करते हैं फोकस दूरी के बारे में। किसके बारे में? फोकस दूरी के बारे में। ओके, तो ये एक दर्पण है अपना, ये हमारा एक दर्पण है, और इस दर्पण की ये मुख्य अक्ष है, और एक किरणें टकराकर यहाँ पर क्या है? एक मिनट, बस एक मिनट लूँगा। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, जान लेते हैं फोकस दूरी के बारे में। तो यहाँ पर क्या है? हमारा एक फोकस बिंदु हो गया, अभी हमने आपको समझाया था। तो वी कैन से फोकस बिंदु से लेकर दर्पण के ध्रुव और फोकस बिंदु के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? मुख्य फोकस बिंदु तथा दर्पण, यहाँ क्या है? दर्पण का ध्रुव है, और यहाँ पर क्या है? एफ। तो पी से लेकर एफ तक की दूरी जो कहलाएगी, अब क्या कहलाएगी इसमें? फोकस दूरी। तो यहाँ पर फोकस दूरी क्या होगी? पी एफ जो दूरी होगी, पी से लेकर एफ तक की दूरी, ये हो जाएगी आपकी फोकस दूरी हो जाएगी। ठीक है, डेफिनेशन लिखेंगे आप, चलिए लिख लीजिए कि दर्पण के ध्रुव से फोकस के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। ठीक है, अब फोकस दूरी आपकी डिस्कस हो गई, फोकस आपका डिस्कस हो गया। अब जो बचता है आपका बचता है, अब तो कुछ ऐसी हेडिंग बची नहीं है। तो बेटा अब हम कुछ नियम पढ़ने वाले हैं, जो कुछ नियम्स हैं उनके बारे में जान लेते हैं कि प्रतिबिंब को बनाने के कुछ नियम होते हैं। अभी प्रतिबिंब बनते कैसे हैं? प्रतिबिंब के बारे में पहले जानेंगे। किसके बारे में जानेंगे? प्रतिबिंब। प्रतिबिंब का मतलब क्या होता है कि जो स्थिति आपको दिखाई देती है, चित्र जो बन जाते हैं आपके, उन्हें कहते हैं प्रतिबिंब। जो चित्र बन जाते हैं किसी वस्तु को, जो देखने के बाद, मतलब प्रकाश पड़ने के बाद में उसे आप देख पाते हैं, इसका मतलब क्या होता है कि आपकी आंखों में प्रतिबिंब बन गए हैं। प्रतिबिंब आपके दो तरह के होते हैं,
वास्तविक और आभासी। कैसे होते हैं? प्रतिबिंब क्या है? प्रतिबिंब है यानी कि छवि, कह सकते हैं छवि, यानी कि जो चित्र होता है, जब प्रकाश की किरण किसी वस्तु पर टकराती हैं, टकरा कर आपकी आंखों तक आती हैं और आप उस वस्तु को देख पाते हैं, इसका मतलब उस वस्तु का जो प्रतिबिंब है, प्रतिबिंब का मतलब फोटो जो है आपकी आंखों में बन गया है। तो ये दो तरह का होता है प्रतिबिंब, एक होता है वास्तविक और एक होता है अवास्तविक। वास्तविक और अवास्तविक। ओके, तो वास्तविक क्या है और अवास्तविक क्या है, डायग्राम की हेल्प से हम आपको समझाएंगे। बेटा डायग्राम आप बनाते रहें, जितने भी डायग्राम मैंने इस चैप्टर में समझाए हैं सभी को ध्यान देना है, उन डायग्राम्स की प्रैक्टिस भी करनी है, क्योंकि पेपर में जो आता है क्वेश्चन सचित्र वर्णन मांगता है, फिर आप चित्र बनाने में परेशान हो जाते हैं। ठीक है, तो वास्तविक अवास्तविक डिस्कस कर ले। चलिए, तो इसके लिए प्रतिबिंब के लिए कुछ नियम अनिवार्य होते हैं। तो प्रतिबिंब के बेटा तीन नियम होते हैं। प्रतिबिंब के तीन नियम होते हैं। पहला नियम जो है सॉरी, पहला नियम क्या कहता है कि मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली किरण, अगर ये दर्पण है, यहाँ पर पॉलिश है और ये मुख्य अक्ष जा रही है, तो पहला नियम क्या कहता है, यहाँ फोकस बिंदु है आपका, यहाँ पर वक्रता त्रिज्या यानी कि सी, वक्रता केंद्र सी है, यहाँ पर पी है। तो पहला नियम हमारा जो कहता है, ये कोई वस्तु हम यहाँ पर रख देते हैं। पहला नियम बोलता है जब प्रकाश की किरण यानी कि मुख्य अक्ष के एक मिनट बस, समांतर बनाना चाह रहा था, समांतर तो बनी ही नहीं। मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरण यानी कि इसके समान चलने वाली जो किरण है, समांतर आने वाली किरण दर्पण से परावर्तन के पश्चात फोकस बिंदु से होकर जाती है। पहला नियम क्या हो गया, ध्यान रखना है, दर्पण के प्रतिबिंब बनाने के तीन नियम होते हैं, जिनके अनुसार ही ये पूरा चैप्टर बेस है। अगर आपने ये तीनों नियम नहीं पढ़े तो माय डियर स्टूडेंट्स, आप ये इस चैप्टर को अच्छा प्रिपेयर करने में फेल हो जाएंगे। तो पहला नियम क्या है? पहला नियम, मैं अपने वर्ड्स को फिर से रिपीट कर रहा हूँ, आई रिपीटेड माय वर्ड्स अगेन, दैट कि मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली किरण दर्पण के परावर्तन के पश्चात कहाँ से होकर जाती है? फोकस बिंदु से होकर जाती है। ठीक है, और जाती हुई प्रतीत होती है, वो बातें अलग हैं। दो तरह के दर्पण होते हैं, एक में जाती है निश्चित ही और एक में प्रतीत होती है, वो मैं आपको समझा दूंगा अभी। ठीक है, हाँ, क्योंकि अब कुछ लोग बोलेंगे सर जाती है, जाती नहीं है, प्रतीत होती है, तो वो मैं आपको बता देता हूँ। ये अगर हम यहाँ पर कैसा दर्पण ले लें, उत्तल दर्पण ले लें, कैसा ले लें, तो बेटा प्रकाश की ये क्या है, फोकस बिंदु इसका यहाँ होगा। अब प्रकाश की जब समांतर चलेगी, समांतर चलने वाली किरण टकराकर फोकस बिंदु से होकर जाती है। ठीक है, लेकिन बेटा इधर जाएगी नहीं ना। क्यों नहीं जाएगी? क्योंकि ये इसका पृष्ठ कैसा है, गोलीय पृष्ठ है। कैसा पृष्ठ है? गोलीय पृष्ठ है। इससे टकराकर जो किरण होगी वो इधर लौट जाएगी, टकराकर क्या हो जाएगी, इधर चली जाएगी। तो इसका मतलब क्या करते हैं आप, हम जब ये मुड़कर चली जाएगी, ऐसा ही होगा ना उत्तल में। तो उत्तल में क्या होता है, ये जो प्रकाश किरण है वो टकराकर वापस लौट जाती है, तो हम इसका फोकस इधर मान लेते हैं, दोनों तरफ फोकस हो सकता है। ठीक है, तो हम इधर ऐसे दिखाते हैं कि वो जाती हुई प्रतीत लगती है, तो एक में तो जाती है, प्रतीत होती है, तो ऐसा इसलिए बोलते हैं किरण जाती है और जाती प्रतीत होती है। तो मैं सिर्फ एक ही दर्पण को लेकर चल रहा हूँ, एक दर्पण को लेकर समझा रहा हूँ आपको चीज़ों को, बस आप समझेंगे। तो पहला नियम मैंने समझा दिया आपको। पहला नियम क्या है? वही है कि प्रकाश की किसी वस्तु से चलने वाली मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरण दर्पण से परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर आकर मिलती है उसे हम क्या कहते हैं, तो ये पहला नियम होता है हमारा। ठीक है, अब हम दूसरे नियम के बारे में जाते हैं। सेकंड नियम जो है हमारा, सेकंड नियम भी मैं आपको डायग्राम समझाऊंगा। डायग्राम में हमेशा इसका ही ले रहा हूँ, अवतल दर्पण का, जिससे अच्छा समझ में आता है आपको। ये दूसरा नियम क्या है बेटा? दूसरा नियम बहुत अच्छा नियम है कि किसी वस्तु से चलने वाली प्रकाश किरण, या फिर ऐसा कह सकते हैं, बहुत अच्छी तरह समझेंगे इसको, दर्पण के फोकस बिंदु से होकर जाने, ये क्या है, फोकस बिंदु है। क्या है? यहाँ पे मैंने फोकस बिंदु मान लिया है।
फोकस बिंदु से होकर जाने वाली किरण दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। ठीक है, ये यहाँ पर क्या है, ये एक वस्तु थी, इससे जो किरण चली, ये फोकस बिंदु से होकर जाने वाली किरण दर्पण से यहाँ पर इसका परावर्तन हो गया, परावर्तन होने के बाद ये मुख्य अक्ष के समांतर हो गई। तो ये है हमारा दूसरा नियम। ठीक है, एक बार और बता दूं आपको, चलिए, यानी कि क्या है कि दर्पण के मुख्य अक्ष से होकर जाने वाली किरण दर्पण से परावर्तन के पश्चात क्या हो जाती है, मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाती है। ठीक है, यस। तीसरा नियम अब हम पढ़ने वाले हैं। तीसरा नियम जो है वो भी बहुत इम्पोर्टेंट है और बहुत सरल भी है। वो किसके ऊपर बात करेगा, वक्रता केंद्र के ऊपर बात करेगा। ये हो गया आपका दर्पण, यहाँ आपका फोकस हो जाएगा F, और यहाँ आपका होगा C। क्या होगा, C, यानी कि ये है वक्रता केंद्र। तो अब कोई वस्तु अगर यहाँ पर रखी हुई है और इस वस्तु से अगर वक्रता केंद्र, यानी कि वो क्या है, दर्पण के वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली किरण परावर्तन के पश्चात दर्पण के वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली किरण परावर्तन के पश्चात अपने ही मार्ग पर वापस लौट जाती है। यानी कि ये किरण आएगी और आकर वापस उसी मार्ग पर लौट जाएगी। ये है हमारा तीसरा नियम। क्या है, तीसरा नियम। तो बेटा अब क्या है, हमें समझना ये है कि प्रतिबिंबों के बारे में जानना है। तीनों नियम आपने पढ़ लिए, लिख लीजिए कहीं जहाँ आपका मन करे। इन्हें यही बहुत इम्पोर्टेंट है, इन्हें लिख लीजिए, लिखकर याद कर लीजिए, डायग्राम से प्रैक्टिस कर लीजिए। अब हम जानते हैं प्रतिबिंब के बारे में, प्रतिबिंब बनना। ठीक है, प्रतिबिंब बनता कैसे है। ठीक है, तो ये एक दर्पण है बेटा, ये यहाँ पर मैंने दर्पण ले लिया, ये मुख्य अक्ष है, ये आपका दर्पण हो गया, ये इसका M1 पार्ट, ये इसका M2 पार्ट, यहाँ पर आपकी फोकस बिंदु हो गया और यहाँ पर आपका वक्रता केंद्र हो गया। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, अब हम ऐसा करते हैं कि कहीं से कुछ प्रकाश किरणें चलाते हैं। क्या चलाते हैं, अब किसी भी प्रतिबिंब को बनने के लिए मेरे बच्चे दो चीज़ों का ध्यान रखना होता है, दो नियमों को एक साथ फॉलो करना होगा। दो नियम अप्लाई हो जाएं, यस, हमारा प्रतिबिंब बन जाएगा। तो पहला, अगर हम ऐसा करते हैं, हम चलाते हैं, वस्तु रखी है, इस वस्तु से पहली जो किरण है, अब मैं समांतर चलाता हूँ और समांतर चलन क्या होगी, पहला नियम क्या है हमारा, समांतर जाकर किसी दर्पण से टकराने के बाद में वो फोकस से होकर जाती है। कैसे होकर जाती है, ये किरण ऐसे चली गई, ये हो गया आपका पहला नियम फॉलो हो गया। क्या हो गया, पहला नियम फॉलो हो गया। अब दूसरा नियम क्या है, यस, दूसरा नियम हमारा कहलाता है, दूसरा नियम कहलाता है कि, दूसरा नियम क्या था, फोकस से होकर जाने वाली किरण, अगर एक किरण, देखिए इस वस्तु से बहुत सारी किरण निकलेंगी, इधर भी इधर भी इधर भी, किधर भी निकल सकती हैं। तो अगर एक किरण इसके फोकस से होकर चली जाए तो वो क्या करेगी, वो टकराएगी, और टकराने के बाद में, परावर्तन होने के बाद में वो मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। क्या हुआ, दूसरे नियम, ये कौन सा नियम है हमारा, ये है आपका पहला नियम और ये है हमारा दूसरा नियम। ठीक है, तो यहाँ से ये जो किरणें हैं, अब टकराने के बाद ये दोनों किरणें जिस बिंदु पर मिलती हैं बेटा, ये आपका प्रतिबिंब होगा। क्या होगा, प्रतिबिंब। और ये कैसा प्रतिबिंब होगा, ये दोनों किरणें वास्तव में मिली है ना, तो ये हो जाएगा आपका वास्तविक प्रतिबिंब। इसको क्या कहेंगे आप, इसको कहेंगे आप वास्तविक प्रतिबिंब, क्योंकि ये किरणें वास्तव में कहीं पर मिलती हैं, तो वास्तविक प्रतिबिंब कहलाती हैं। अब हम बात करते हैं अवास्तविक प्रतिबिंब के बारे में। किसके बारे में, अवास्तविक प्रतिबिंब के बारे में, जो किसके द्वारा बनाते हैं हम, चलिए हम बनाते हैं उसको, अवास्तविक प्रतिबिंब उत्तल दर्पण में हम पढ़ देंगे। चलिए ठीक है, पर चलो उसे डिस्कस कर लेते हैं पहले, अवास्तविक को हम ये डिस्कस कर, डिलीट कर देते हैं। ये हमारा यहाँ पर क्या है, सॉरी यहाँ से बनाऊँगा मैं थोड़ा सा, ये हमारा उत्तल दर्पण बन गया बेटा, ये हमारी मुख्य अक्ष होगी, क्योंकि हम इस, अब जिधर पॉलिश हो गई, पॉलिश के पीछे तो कोई चीज़ दिख नहीं सकती ना फिर, लेकिन हम यहाँ पर मानते हैं ये क्या है,
फोकस मान लेंगे, ये क्या है, वक्रता केंद्र मान लेंगे। ठीक है, अब अगर मान लो यहाँ पर कोई किरण रखी हुई है, क्या रखी हुई है, कोई किरण हमने यहाँ पर रख दी है, यहाँ से कोई प्रकाश किरण चलती है, क्या होता है, कोई प्रकाश किरण यहाँ से चलती है, कहाँ से, चलिए चलाते हैं एक प्रकाश किरण को। पहले क्या होता है, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरण, अगर कोई वस्तु यहाँ रखी है और मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरण क्या होगी, दर्पण से परावर्तन के पश्चात क्या होता है, प्रथम यानी फोकस बिंदु से होकर जाती है, लेकिन बेटा यहाँ पर तो फोकस बिंदु है नहीं ना, तो जाएगी तो फोकस बिंदु से यानी इधर लौट जाएगी। अब हम यहाँ पे क्या कर देंगे, इसको आगे बढ़ा लेंगे, मान, क्योंकि मैथ वाले तो मान लेते हैं ना बेटा, हमें मानव होते हैं, तो ये कहाँ, फोकस बिंदु से जाती हुई प्रतीत हो रही है, आभास कर रहे हैं कि ये किरण ऐसे भी जा सकती है। ठीक है, और दूसरा क्या होता है, दूसरा नियम होता है हमारा, दूसरा नियम होता है कि भाई कोई अगर वक्रता केंद्र से जाए तो वापस उसी दिशा में लौट जाती है। और हम क्या करें, अगर इससे एक किरण ऐसा चलाते हैं वक्रता केंद्र की तरफ, कहाँ पर, वक्रता केंद्र की तरफ चलाते हैं, तो वक्रता केंद्र से जाएगी और जाकर जाती हुई प्रतीत हो जाएगी ऐसे हमको, जब जाएगी तो वापस उसी दिशा में लौट जाएगी, ये ऐसे आके वापस लौट जाती हुई प्रतीत हो रही है। तो बेटा यहाँ पर जो ये बन रहा है प्रतिबिंब, ये प्रतिबिंब होगा आपका आभासी, यानी कि आभास किया जा रहा है, इसे कहेंगे आप आभासी प्रतिबिंब। क्यों, क्योंकि इस प्रतिबिंब में किरणें जो हैं वो वास्तव में नहीं मिलती हैं, केवल उनके मिलने का आभास किया जा रहा है, इसलिए इस प्रतिबिंब को आप आभासी प्रतिबिंब कहेंगे। आपने प्रतिबिंब के नियम पढ़ लिए हैं, प्रतिबिंब के प्रकार पढ़ लिए हैं, दर्पण के प्रकार पढ़ लिए हैं, और आपने इसमें दर्पण के प्रकार तो पढ़े ही हैं, आपने परावर्तन के प्रकार भी पढ़ लिए हैं, आपने परावर्तन क्या है ये भी पढ़ लिया है, आपने ये भी पढ़ लिया है कि परावर्तन किसे कहते हैं, परावर्तन के नियम क्या हैं ये भी आपने पढ़ लिया है। तो बेटा ये सारा कुछ आप नोटबुक में लिखकर याद करें और समझें। कोई क्वेश्चन हो यू कैन कमेंट मी बाय द यूट्यूब ऑल्सो। अगर नहीं है तो बेटा मेरा नंबर मैं आपको लिख दे रहा हूँ, मेरा नंबर मैं लिख दे रहा हूँ 9458053480, ये मेरा नंबर है। आप इस पे भी कमेंट करके मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। आई ऑलवेज रेडी टू हेल्प यू। ओके, सो हम इस वीडियो को यहाँ पर क्लोज करते हैं। कल जो मिलेंगे हम इसके चैप्टर के बहुत कुछ मोटी मोटी यानी कि जो मोस्ट इम्पोर्टेंट और जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। फिलहाल आज के लिए इतना। थैंक यू सो मच। बहुत अच्छा लग रहा है आपको समझाते हुए। आई होप आप भी अच्छा मान रहे होंगे समझते हुए। थैंक यू सो मच।